गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमने शुरू करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की हम प्रेपरेशन पढ़ चुके हैं। आज हमने इसके प्रॉपर्टीज करने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी आर टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देखो, जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसमें जो मोस्ट नोटिसेबल बात है दैट इज कि ये जो X है यानी कि हेलोजन एटम है, दिस इज ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खास बात क्या होती है, ये शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दे आर स्लाइटली पोलर इन नेचर। ये हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे R ग्रुप इंक्रीज करेगा, पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है इसकी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं, देन वी हैव ब्रोमाइड्स, देन वी हैव क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स। इनमें से क्योंकि बॉन्ड ये टूटना है, तो इनमें से सबसे जल्दी बॉन्ड टूटने की संभावना किसकी है? क्यों? आयोडाइड सबसे जल्दी टूटेगा बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जितना साइज एटम का बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मोर द बॉन्ड लेंथ, लेस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मोर द बॉन्ड लेंथ लेस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, फिर ब्रोमाइड्स, फिर क्लोराइड्स और सबसे एंड में फ्लोराइड्स। अगर हम बात करें टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, तो मेनली टर्शरी आर मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये हम इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि ये कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। ठीक है, तो विल डू दैट। अब आप देखो कि अल्काइल हैलाइड्स के कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वी विल डू इट इन डिटेल। देन दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। दे अंडरगो रिडक्शन। हम ना क्या कर रहे हैं कि जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करते हैं उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, रिडक्शन, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स का, रिएक्शन विद मेटल। ये हम बारी बारी से सारे रिएक्शंस करेंगे और उनके आगे रिएक्शन के आगे फर्दर रिएक्शंस या उनके एप्लीकेशंस, ड्रॉबैक्स, ये सब हमने डिटेल में करना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके बोर्ड और कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आना ही आना है आपको। ठीक है, सो वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसमेंट बाय सम अदर एटम। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज ए न्यूक्लियोफाइल? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। न्यूक्लियोफाइल होता है विच इटसेल्फ हैज negatively charged, which is negatively charged और इलेक्ट्रॉन रिच। या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा या खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और अटैक कहाँ पे करना चाहता है, अटैक्स ऑन पॉजिटिव साइड।
तो वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स में हमारे पास कॉमन न्यूक्लियोफाइल OH आयन है, NH2 नेगेटिव है। ठीक है, सो वी विल डू ऑल दीज रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फिर हमें ये पता लग गया व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, हमें ये पता लग गया व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर हम अल्काइल हैलाइड के केस में बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और क्या कर देगा, X को सब्स्टिट्यूट कर देगा न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल भी ये आके अटैक कर रहा है, इसे हम बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को छोड़ के जा रहा है, इसे हम बोल देते हैं लीविंग ग्रुप। तो हो क्या रहा है, अटैकिंग ग्रुप इज अटैकिंग एंड लीविंग ग्रुप इज लीविंग द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड SN1, अदर इज कॉल्ड SN2। ठीक है, SN1, SN2। SN1 और SN2 में क्या फर्क है? इन SN1 रिएक्शन order of reaction is 1 and in SN2 reaction order of reaction is 2. SN1 reaction takes place in 2 steps, however SN2 takes place in only 1 step. ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था काइनेटिक्स में ऑर्डर कैसे मेजर करते हैं हम। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उस स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1 और 2 हमें इंडिकेट करते हैं कि इन केस ऑफ SN1 देयर इज ओनली 1 रिएक्टेंट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बट इन केस ऑफ SN2 देयर आर 2 रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे है, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, अल्काइल हैलाइड जो है वो हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये मॉलिक्यूल को लीव कर देगा। ठीक है, और बचा कौन, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। और जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा, इस कार्बोकेटायन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और X इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दिस स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, 1, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। रिएक्शन कितने स्टेप्स में हुई, 2 स्टेप्स में। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन in which in this rate determining step there is only 1 reactant. Order of reaction is 1. अब देखो इसमें जो इंटरमीडिएट बना वो कौन है, कार्बोकेटायन। ठीक है, जिस जगह से लीविंग ग्रुप ने लीव किया उसी जगह पे आके अटैकिंग ग्रुप लग गया, तो देयर विल नॉट बी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल की 3D कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, अगर तुम स्टीरियो केमिस्ट्री को याद करो तो उसमें हम R और S कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं, जैसे D और L, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो इसमें क्या होगा कि अगर X जहाँ से गया वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल आ गया है
तो देयर विल बी नो चेंज। डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा, लीवो है तो लीवो ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि द कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, अब इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जो है वो डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल। और हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है दैट एवरी सिस्टम वांट्स टू बी स्टेबल। ठीक है, अब हमारे पास तीन तरह के अल्काइल हैलाइड हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर टर्शरी टूटता है तो कौन सा अल्काइल हैलाइड बनाता है? टर्शरी कार्बोकेटायन बनाता है टर्शरी। सेकेंडरी टूटेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी टूटेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन। यही हुआ ना। अब आप देखो कि इन तीनों में से रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज्यादा? जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो तीनों में से प्रोडक्ट किसका स्टेबल है? टर्शरी का। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो अगर तो अल्काइल हैलाइड जो है हमारे वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब आप सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा SN1? अगर उसने हमें रिएक्शन दे दी पेपर में तो हमें कैसे पता चलेगा कि SN1 अंडरगो कर रहा है कि SN2 अंडरगो कर रहा है ना? तो आप देखो कि अगर तो बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, R ग्रुप हैवियर लगा हुआ है तो वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा। मतलब ये टर्शरी होगा जैसे ये है ना। आप देखो प्राइमरी में क्या है? ये है हमारा प्राइमरी, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी और ये हमारा टर्शरी। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और जो अल्काइल ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, रिलीजिंग इन नेचर होता है। इसे हम बोलते हैं +I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट कौन, +I इफेक्ट कौन देता है? अल्काइल ग्रुप। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं? एक, इसमें 2, इसमें 3। तो 3 अल्काइल ग्रुप है, तीनों इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको शांत कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तेरा पॉजिटिव चला गया, कोई बात नहीं, हम हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शांत हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ शांति थोड़ी कम है और ये बिल्कुल ही अशांत है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया, ये मोस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या चाहता है? रिएक्टेंट रिएक्ट क्यों करता है? रिएक्टेंट रिएक्ट करता है कि मैं फटाफट रिएक्ट करके स्टेबल हो जाऊं। तो जितनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा। समझ आ गया? अब एक और पॉइंट देखो कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें हमने देखा कि जो रिएक्शन मिक्सचर है थोड़ा सा पोलर हो गया। पोलर है, तो पोलर होने की वजह से दिस इज मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम इसमें पोलर सॉल्वेंट डाल देंगे तो रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी इसको चाहिए, पोलैरिटी इसको मिल रही है। SN1 समझ आ गया? मतलब अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन हो ना कि SN1 है कि SN2 है तो बल्कि ग्रुप्स देख लो। अगर बल्कि ग्रुप्स ज्यादा है तो SN1 होगा, 2 नहीं होगा।
अब SN2 क्या होता है? SN2 में हमने क्या कहा, क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 और रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन 1 स्टेप। मतलब जिस टाइम पे X ने जाना है उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल ने आना है, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जानी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ समय के लिए फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? द स्टेट एट विच न्यू बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। अब यहाँ क्या हो रहा है, ना तो अभी ये टूटा है ना अभी ये जुड़ा है। तो अगर ये टूटा नहीं तो इसका मतलब ये इधर तो आएगा ही नहीं, ये कहीं और जगह मिलेगा जहां से जाके ये कार्बन को लग सके। तो ये इधर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और ये इधर से टूटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट व्हेन ओल्ड बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन, न्यू बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। नया बन रहा है, पुराना टूट रहा है। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और X चला जाएगा। X क्या है? लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल क्या है? अटैकिंग ग्रुप। ठीक है, अब यहां हमें क्या नजर आया? अटैकिंग ग्रुप कम्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगी। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उससे ऑपोजिट साइड पे अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टी हो जाएगी और इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, भी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगी। अगर R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा, D है तो L, L है तो D हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? अब इसमें क्या अटैकिंग ग्रुप क्या चाहता है? अटैक करना। अटैक करने के लिए उसे क्या चाहिए? मोर एंड मोर स्पेस। अगर जिस कार्बन पर अटैक करना है उसके ऊपर बहुत बल्कि ग्रुप पहले से ही लगे होंगे, तो क्या अटैकिंग ग्रुप के लिए अटैक करना आसान हो जाएगा? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वो कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? जहाँ पे कम से कम ग्रुप्स हों, यानी कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो सबसे ज्यादा कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ बल्कियर ग्रुप्स। देखो इधर, मान लो ये हमारा कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अगर इसको यहाँ मिथाइल ग्रुप लग गया, यहाँ इथाइल ग्रुप लग गया और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लग गया, अब क्या? जो अटैकिंग ग्रुप ने आना है उसको तो बेचारे को अप्रोच करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रही। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतनी रिएक्शन ज्यादा होगी। कौन से मैकेनिज्म में? SN2 में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियोफाइल जा नहीं, पहले X ग्रुप जा नहीं रहा, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शंस। इसे कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। भी दोनों स्टेप इकट्ठे ही हैं इसमें। इस केस में क्या था, पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है, फिर अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है। यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं। तो अटैकिंग ग्रुप को कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए, और कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। कब? व्हेन दे आर अंडरगोइंग SN2 मैकेनिज्म।
ठीक है। अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, तो वो कौन सा मैकेनिज्म अंडरगो करेगा? SN2। अगर आ जाए टर्शरी का तो SN1, क्योंकि टर्शरी के केस में SN1 ज्यादा है और प्राइमरी के केस में SN2 ज्यादा है।